हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 3.0 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 3। इससे पहले ऑलरेडी हमने 2 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चाहे तो उसे जाके आप देख सकते हैं या फिर प्ले लिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला सवाल से। आज का पहला सवाल है, एक स्थान पर आने वाले अगले ज्वार में जितना विलंब होता है वह है। सवाल है, एक स्थान पर आने वाले अगले ज्वार में जितना विलंब होता है वह है कितना है? 26 मिनट का, 52 मिनट का, 1 घंटा का। ध्यान रखिएगा, एक स्थान पर आने वाले अगले ज्वार में जितना विलंब होता है वो है 26 मिनट। ठीक है। वैसे ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक स्थान पर सामान्यतः दिन में 2 बार ज्वार आता है, राइट। एक बार चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण तथा दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय शक्ति के कारण। ठीक है। चूँकि पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है, अतः प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे के बाद ज्वार आना चाहिए, परंतु प्रतिदिन ज्वार लगभग 26 मिनट देर से आता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है, गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? अरावली पर्वत श्रृंखला, विंध्य पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा श्रृंखला। बताना है आपको कि इनमें से किसका, इस गुरु शिखर किसका सर्वोच्च शिखर है। यहाँ पे हम बात करें सतपुड़ा की सबसे सर्वोच्च जो शिखर है उसका नाम क्या है? देखेंगे, धूपगढ़ नाम है। ठीक है, अर्थात सतपुड़ा की सर्वोच्च शिखर का नाम है धूपगढ़। विंध्य पर्वत श्रृंखला का देखें, ये इसकी सर्वोच्च शिखर के बारे में बात करें तो ये है आपका सद्भावना। ठीक है, क्या है? सद्भावना, या फिर इसे भी इसका दूसरा नाम है आपका गुडविल शिखर। ठीक है, गुडविल शिखर। अरावली पर्वत श्रृंखला का है गुरु शिखर। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर निम्नलिखित में से किस एक द्वीप में अवस्थित है? सवाल है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर निम्नलिखित में से किस एक द्वीप में अवस्थित है? उत्तर अंडमान में, दक्षिण अंडमान में, या फिर मध्य अंडमान में? ध्यान रखिएगा, सही आंसर होगा यहाँ पे दक्षिण अंडमान द्वीप में। ठीक है, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान द्वीप में अवस्थित है। ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिएगा यहाँ पे कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ये तो पता ही होगा आपको। और ये द्वीप जो है ना 10 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है। ठीक है, ये 10 डिग्री चैनल के द्वारा क्या होता है? पृथक होता है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि जो सैंडल चोटी है, नाम सुने होंगे, अंडमान द्वीप का सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, अंडमान का जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम क्या है? सैंडल चोटी। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, सैंडल चोटी। इसकी हाइट के बारे में बात करें तो 732 मीटर के आसपास में है। ठीक है, 732 मीटर। ठीक है, एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप का पूछा जाए कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो याद रखिएगा मध्य अंडमान। ठीक है, अगर पूछा जाए आपसे कि अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो याद रखिएगा मध्य अंडमान होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सवाल है, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? ऑप्शन है, अक्साई चीन के पूर्व में, लेह के पूर्व में, या फिर नुब्रा घाटी के उत्तर में। ठीक है, तो आप मैप पर अगर अवलोकन करेंगे तो पाएंगे कि सियाचिन हिमनद नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और याद रखिएगा कि सियाचिन ग्लेशियर लगभग 72 किलोमीटर की लंबाई तक फैला हुआ है। कितना? 72 किलोमीटर। और साथ में ये भी पता होगा आप लोगों को कि सियाचिन ग्लेशियर जो है वो भारत एवं पाकिस्तान के मध्य विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। सवाल है यहाँ पे, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है?
सवाल है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? मुंबई में, बेंगलुरु में या फिर कलपक्कम में? ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में अवस्थित है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में प्रथम परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, सवाल हमने ये पूछा कि भारत में प्रथम परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा 1969 में की गई थी। ठीक है, 1969 में की गई थी तारापुर में। ठीक है, और तारापुर तो पता ही होगा कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, और ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में प्रथम जो बना है परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना जो की गई थी वो किसकी मदद से की गई थी? तो याद रखिएगा अमेरिका की मदद से की गई थी। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रथम परमाणु संयंत्र की स्थापना ठीक है कब की गई? 1969 में। ठीक है, कहाँ पे? तारापुर में, जो कि महाराष्ट्र में है। किसकी मदद से की गई थी? तो अमेरिका की मदद से की गई थी, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, और भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर पूछा जाए तो आप सारा बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किन चट्टानों में जीवाश्मों का निर्माण होता है? किन चट्टानों में जीवाश्मों का निर्माण होता है? अवसादी, आग्नेय या रूपांतरित? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे अवसादी चट्टानों में जीवाश्मों का निर्माण होता है, अर्थात यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, देखा जाए तो उत्पत्ति के आधार पर चट्टानों को 3 भागों में बांटा जाता है। एक आग्नेय चट्टान, दूसरा है आपका अवसादी चट्टान और तीसरा है कायांतरित चट्टान। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक है आपका आग्नेय चट्टान, दूसरा है आपका अवसादी चट्टान और एक है आपका कायांतरित चट्टान। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, और अग्नेय चट्टान को हम लोग मूल चट्टान भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अग्नेय चट्टान को हम लोग यहाँ पे मूल चट्टान भी कहते हैं, प्राइमरी सेल। ठीक है, क्योंकि देखेंगे कि इसी चट्टान से बाकी रूपांतरित अवसादी चट्टान जो होते हैं इसी से आगे चल करके निर्माण होता है। ठीक है, इसीलिए इसे प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है शिवालिक पहाड़ियों को निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में अबोर के नाम से जाना जाता है? शिवालिक पहाड़ियों को निम्नलिखित में से किस राज्य संघ या राज्य क्षेत्र में अबोर के नाम से जाना जाता है? जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश? तो याद रखिएगा, शिवालिक पहाड़ियों को अरुणाचल प्रदेश राज्य में अबोर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और इसमें एक और सवाल पूछा जाता है कि भारत की सबसे नवीनतम पहाड़ी कौन सी है? तो शिवालिक पहाड़ी जो है ना वो उस भारत की सबसे नवीनतम पहाड़ी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये नवीनतम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। झारखंड का कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? झारखंड का कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? ध्यान रखिएगा, कोडरमा ये आपका बिहार से सटा हुआ एक राज्य जिला है। ठीक है, ये झारखंड में पड़ता है, झारखंड का एक जिला है जो कि बिहार से सटा हुआ है। ठीक है, तो बताना है आपको यहाँ पे कि झारखंड का कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? बॉक्साइट का, अभ्रक का या लौह का? ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे सही आंसर होगा अभ्रक। ठीक है, अर्थात यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो होगा बी ऑप्शन। बाकी ध्यान में रखिएगा बॉक्साइट के बारे में यहाँ पे। ठीक है, कि बॉक्साइट जो है ना ये आपका इसके उत्पादन में उड़ीसा राज्य प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि भारत में बॉक्साइट के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? तो ये है उड़ीसा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है भारत का एकमात्र उद्योग जो आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है। ऑप्शन है लौह एवं इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग या चीनी उद्योग? सही आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कपड़ा उद्योग भारत का एकमात्र उद्योग है जो आत्मनिर्भर है और मूल्य श्रृंखला में पूर्ण भी है। ठीक है, क्योंकि देखेंगे कि वस्त्र उद्योग को आत्मनिर्भर माना जाता है क्योंकि प्रत्येक चरण में उत्पादों का उपयोग उत्पादन के अगले चरण के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ देखेंगे कि वस्त्र उद्योग
वस्त्र उद्योग भारत का सबसे प्राचीन उद्योग होने के साथ साथ देश का कृषि पर आधारित उद्योगों में से सबसे संगठित एवं व्यापक उद्योग भी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सवाल है, खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? मक्का, गेहूं, मटर। खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? मक्का, गेहूं या मटर? दिएगा ऑप्शन देखेंगे आप कि मटर रबी फसल है, गेहूं भी आपका रबी फसल है, जबकि मटर क्या हो जाती है, मक्का क्या हो जाएगा आपका खरीफ फसल हो जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, देखेंगे खरीफ फसल यहाँ पे कि खरीफ फसल का जो बोया जाता है, ठीक है, वो जून जुलाई में बोया जाता है, जून जुलाई में। ठीक है, जून टू जुलाई। ठीक है, और तथा अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर टू नवंबर इसे काट लिया जाता है। ठीक है, बात करें इसके अलावे कौन कौन से खरीफ फसल के उदाहरण हैं, तो याद रखिएगा धान प्रमुख है, ये धान हो गया आपका, सोयाबीन हो गया। ठीक है, देखिए सोयाबीन वगैरह में कन्फ्यूजन होता है, तो इसीलिए सोयाबीन हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। अरहर है। ठीक है, ये सब कन्फ्यूजन वर्ड है, क्योंकि अरहर देखेंगे दाल है, दाल देखेंगे कि ज़्यादातर ये रबी फसल में उगाया जाता है, तो अरहर में कन्फ्यूज कर सकते हैं। तिल है आपका। ठीक है, इसके बाद फिर मूंग है। ये सब देखिएगा, ये सब देखेंगे कि ये खरीफ फसल है। ठीक है, उड़द है। ठीक है, उड़द के साथ फिर देखेंगे ज्वार है, रागी है, बाजरा है। ज्वार है, रागी है, बाजरा है। ठीक है ना, तंबाकू है, कपास है, मूंगफली है, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सभी खरीफ फसल के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है, कौन सी फसल विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेती है? जौ, पटसन, कपास। देखेंगे यहाँ पे कपास जो है ना, कपास कपास को तैयार होने में 5 से 6 महीने का समय लगता है। ठीक है, 5 से 6 महीने का समय लगता है। ठीक है, जबकि बात करें पटसन का, तो पटसन आपका 4 से 5 महीना में तैयार हो जाता है। ठीक है, जबकि जौ देखेंगे यहाँ पे आपका 3 से 4 माह में तैयार हो जाता है, 3 से 4 महीना में ये तैयार हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका कौन सा, ई ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे 1 वर्ष का जो समय लगता है वो है आपका गन्ना। ठीक है, साथ ही ध्यान रखिएगा कि गन्ना एक नकदी फसल है। ठीक है, और इसके लिए दोमट और काली मिट्टी उपयोगी होती है। कौन कौन, ध्यान रखिएगा, इसके लिए दोमट और काली मिट्टी ये उपयोगी होती है इसके लिए। बात करें गन्ना उत्पादन में जो नंबर 1 पे चलता है, ठीक है, नंबर 1 पर है वो है आपका यूपी। ठीक है, यूपी के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, बिहार, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इन सभी राज्यों में देखेंगे कि गन्ना का उत्पादन अच्छे खासे मात्रा में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग किसके द्वारा बिछाए या निर्मित एवं संचालित होते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग किसके द्वारा बिछाए जाते हैं और संचालित किए जाते हैं, ये आपको बताना है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत के द्वारा, या फिर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अर्थात BRO के द्वारा, या फिर NHAI के द्वारा, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे NHAI का स्थापना कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा ये इसका जो अधिनियम था ये था 1988 अधिनियम में लाया गया था, बट इसे जो स्थापना की गई थी 1995 में की गई थी। ठीक है, तो सही आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत। ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1988 अधिनियम का है, बट इसे स्थापित किया गया था 1995 में। ठीक है, बाकी ध्यान रखिएगा यहाँ पे इसे भी सवाल आता है, BRO से भी सवाल आता है आपका। ठीक है, इसका स्थापना किया गया था 1960 में। ठीक है, और इसका संगठन का जो उद्देश्य था
जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था देश के सीमावर्ती क्षेत्र में सड़क एवं पुल निर्माण करना और या उसको सुदृढ़ करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में वन आवरण का वांछित प्रतिशत क्या है? 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में वन आवरण का वांछित प्रतिशत क्या है? 67%, 33% या 55%? सही आंसर होगा 33%, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वांछित जो आप प्रतिशत है वो है आपका 33%। ठीक है, बात करें करंट में कि भारत में कितना वन प्रतिशत है। ठीक है, तो याद रखना है आपको लगभग 25% मान सकते हैं। ठीक है, या फिर 24.62%। ठीक है, लगभग 25% आप मान के चल सकते हैं। ठीक है, वहीं बात करें बिहार में कितना है, तो बिहार में देखेंगे कि 7 पॉइंट समथिंग में कुछ है, याद नहीं आ रहा है, मान के चल सकते हैं आप 7% का अप्रॉक्स में। ठीक है, वहीं बात करें पूरे विश्व में बात करें विश्व का भारत में कितना परसेंट है, तो याद रखिएगा 2.82% है। ठीक है, पूरे विश्व का कितना परसेंट जो वन है वो भारत में है, तो 2.82% है। भारत में कुल क्षेत्र कितना है, तो 24.62% है। बिहार में कितना है, तो 7 पॉइंट समथिंग में कुछ परसेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वैसे बात करें कि ये भारत में सबसे ज़्यादा वन किस में है, किस राज्य में है, तो वो है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, कौन सा राज्य में है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सबसे परसेंटेज में बात करें हम सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, तो वो है आपका मिजोरम। ठीक है, परसेंटेज में जब पूछा जाएगा तो मिजोरम दीजिएगा, लेकिन क्षेत्रफल में पूछा जाएगा क्षेत्रफल में तो आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ पिंडों का संकेंद्रण अधिक होता है? खादर, बांगर या लेटेराइट? तो ध्यान रखिएगा, बांगर प्रकार की मिट्टी में कंकड़ पिंडों के संकेंद्रण अधिक होता है, अर्थात जमाव उसका अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत की पहली हिमालयन एयन, यहाँ पे एयन नहीं होगा, एयर होगा। ठीक है, एयन सफारी हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया है? ठीक है, पहली हिमालयन एयर सफारी हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश? सही आंसर होगा उत्तराखंड। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि भारत की पहली हिमालयन एयर सफारी हाल ही में उत्तराखंड राज्य में शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए आगे है। नेक्स्ट है, लेप्चा लोकगीत देश के किस भाग से संबंधित है? सवाल है, लेप्चा लोकगीत देश के किस भाग से संबंधित है? उत्तरी लद्दाख, उत्तरी हिमालय, उत्तरी हिमाचल या फिर उत्तरी दार्जिलिंग? सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, उत्तरी दार्जिलिंग। ठीक है, लेप्चा लोकगीत देश के उत्तरी दार्जिलिंग भाग में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, सवाल है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी भ्रंश घाटी में बहती है? पहला है नर्मदा, दूसरा है तापी, तीसरा है दामोदर? सही आंसर होगा इसका उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि नर्मदा बात के बारे में बात करें या तापी के बारे में बात करें या फिर दामोदर के बारे में बात करें, ये तीनों नदियाँ जो हैं वो भ्रंश घाटी में बहती हैं। ठीक है, बाकी बात करें नर्मदा नदी के बारे में, तो ये कहाँ से निकलती हैं? ये निकलती हैं अमरकंटक से। कहाँ से निकलती हैं? अमरकंटक से निकलती हैं, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, बात करें हम तापी के बारे में, तो ये भी मध्य प्रदेश से ही निकलती हैं। ठीक है, कहाँ से निकलती हैं? तो मध्य प्रदेश का एक ज़िला है बैतूल ज़िला। ठीक है, वहीं से निकलती हैं ये तापी नदी। ठीक है, बाकी बात करें हम दामोदर नदी के बारे में, तो याद रखिएगा ये झारखंड में है, झारखंड से निकलती है। ठीक है, झारखंड में कहाँ से निकलती हैं? तो याद रखिएगा छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं, छोटा नागपुर की पहाड़ियों से निकलती हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है आपका महावेली। सवाल है महावेली गंगा एक नदी है, कहाँ की है ये? बांग्लादेश की है, भारत की है या फिर श्रीलंका की है? तो याद रखिएगा महावेली गंगा जो है ये श्रीलंका की एक नदी है। ठीक है, बात करें हम श्रीलंका की महावेली गंगा की, तो तुलना में देखा जाए तो भारत की गंगा नदी की मतलब कह सकते हैं कि भारत की गंगा नदी से की जाती है। ठीक है, श्रीलंका की जो महावेली गंगा है ना, ये इसकी जो तुलना है वो भारत की गंगा नदी से की जाती है। ठीक है, और बात करें हम इसकी महावेली नदी की लेंथ के बारे में, लंबाई के बारे में, तो ध्यान रखिएगा 335 किलोमीटर की सी लेंथ है। ठीक है, यानी कि 335 किलोमीटर ये लंबी है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे श्रीलंका। नेक्स्ट है कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है यहाँ पे। बात करें यहाँ पे पहला ऑप्शन में कि फॉकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है, बी ऑप्शन में है कि नामीबिया अफ्रीका में स्थित है, सी में है निकारागुआ मध्य अमेरिका में है। तो बात करें पहला ऑप्शन के बारे में कि फॉकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है, तो ये कथन गलत है, हिंद महासागर में नहीं है। ठीक है, कहाँ स्थित है ये स्थित है अटलांटिक महासागर में। कहाँ पे? अटलांटिक महासागर में अवस्थित है ये। ठीक है, बाकी नामीबिया अफ्रीका में स्थित है, ये सही है, और निकारागुआ मध्य अमेरिका में, ये भी सही है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इस फॉकलैंड महाद्वीप में 776 छोटे छोटे द्वीप हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा निकारागुआ के बारे में। निकारागुआ जो है आपका मध्य अमेरिका का सबसे बड़ा प्रदेश है ये। ठीक है, निकारागुआ। चलिए आगे है भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में खालिस्तान के बीच वर्षा होती है। सिंपल सा सवाल है कि भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में खालिस्तान के बीच वर्षा होती है 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच, 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच, या फिर 25 से कम सेंटीमीटर। देखिए सी ऑप्शन तो खैर होगा नहीं। ठीक है, 25 से जहाँ कम होगा वो मरुस्थलीय क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है ना, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा 70 से 200 सेंटीमीटर। ठीक है, अर्थात यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा मरुस्थलीय वनस्पति में वार्षिक वर्षा जो है वो 50 सेंटीमीटर से कम होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रसिद्ध अंगुलियोनुमा फिंगर क्षेत्र कहाँ स्थित है? ठीक है, सवाल है प्रसिद्ध अंगुलियोनुमा क्षेत्र झील जो है वो क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रिया में, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में? सही आंसर होगा सी ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में अंगुलियोनुमा झील स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है राजपुर नहर किस नदी की उप शाखा है? राजपुर नहर किस नदी की उप शाखा है? गंडक, कोसी या सोन? तो ध्यान दीजिएगा राजपुर नहर कोसी नहर की उप शाखा है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। बात करें हम इस राजपुर नहर के बारे में, तो इस नहर से खगड़िया और सहरसा ये दो जिले हैं जहाँ पे सिंचाई की जाती है इस नहर से। ठीक है, खगड़िया और सहरसा। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष का है? सवाल है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष का है? 2001 का, 2005 का, या फिर 2010 का? ध्यान दीजिएगा 2005 का है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 2005 ईस्वी में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका बी। नेक्स्ट है सवाल है खालिस्तान नदी मालवा के पठार से होकर बहती हैं। कौन सी नदी है जो मालवा के पठार से होकर के बहती हैं? रंजीत, गोदावरी, या फिर बेतवा? सही आंसर होगा बेतवा। ठीक है, बेतवा नदी मालवा के पठार से होकर के बहती है। ठीक है, और आप लोगों को पता होगा कि बेतवा नदी मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश में से गंगा के नाम से जानते हैं बेतवा नदी को। ठीक है, और बेतवा नदी केन हो गया, बेतवा हो गया, ये दोनों देखेंगे कि यमुना की सहायक नदी है। ठीक है,
बाकी गोदावरी तो जानते हैं महाराष्ट्र से निकलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में किस वर्ष बंगाल में भीषण अकाल की स्थिति बनी थी? 1760 में, 1770 में या फिर 1780 में? तो सही इसका आंसर होगा बी ऑप्शन 1770 में, ठीक है। वर्ष 1770 ईस्वी में बंगाल में भीषण अकाल की स्थिति बनी थी, ठीक है। और इस अकाल के मुख्य प्रभावित क्षेत्र के बारे में बात करें तो बांग्लादेश था, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक है, मुर्शिदाबाद, बिहार के तिरहुत और चंपारण क्षेत्र भी थे, ठीक है। इस अकाल में होने वाले मौतों की जो संख्या थी लगभग 1 करोड़ रही थी। कितना? 1 करोड़, ठीक है। सूखा पड़ना इस अकाल का मेन कारण था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की औसत ढाल किस ओर है? बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की औसत ढाल किस ओर है, ठीक है। तो बात करें दक्षिणी गंगा के बारे में तो हम जानते हैं, आप लोग जानते होंगे कि ये जैसे कि यदि हमारा बिहार है तो बिहार देखेंगे, बिहार से ठीक बीच से होकर के गंगा निकलती हैं, ठीक है। तो नीचे वाले भाग को क्या कहेंगे? नीचे वाला भाग दक्षिणी भाग कहलाएगा, जबकि ऊपर वाला उत्तरी गंगा का मैदान कहलाएगा। तो पूछा जा रहा है बिहार में दक्षिणी गंगा का जो मैदान है, ये जो मैदान है उसकी ढाल किधर है? तो देखेंगे किधर से नदियाँ ला करके मिलती हैं। इसका मतलब है कि नीचे क्या है? नीचे दक्षिण है, और दक्षिण से किधर जा रही नदियाँ? इधर ये इस गंगा में जाके मिल रही है। तो इसका मतलब है कि उत्तर की तरफ जा रही हैं। तो इसका मतलब है कि जो उत्तर के जो मैदान है, ठीक है, सॉरी दक्षिण जो गंगा के जो मैदान है उसके जो ढाल है वो है दक्षिण से उत्तर की तरफ है, ठीक है। क्योंकि नदियाँ देखेंगे कि दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रही हैं, जिस मतलब जिस तरफ ढाल होगा उधर ही तो नदी, जो उधर ही तो बहाव होगा ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दक्षिण से उत्तर की ओर औसत ढाल है, ठीक है। अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर से दक्षिण किसका होगा? उत्तर से दक्षिण हो जाएगा ये वाला क्षेत्र का, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है? सवाल है किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश? देखिए यहाँ पे दो तरह का सवाल बनता है। एक तो ये बनता है कि गेहूं का अधिकतम उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, ये सवाल होगा, ठीक है। सवाल मतलब जवाब होगा कि गेहूं का अधिकतम उत्पादन जो होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन कहाँ होता है तो पंजाब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सवाल पूछा है कि किस राज्य में गेहूँ का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है, तो सही आंसर होगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश, ठीक है। लेकिन प्रति हेक्टेयर जब पूछा जाएगा तो आपका आंसर होना चाहिए वहाँ पे पंजाब, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में वन विस्तार क्षेत्र लगभग कितनी प्रतिशत होगी? भारत में वन विस्तार क्षेत्र लगभग कितनी प्रतिशत होगी? लगभग पूछा जा रहा है आपसे, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन 25%, ठीक है। 24.64% था, तो लगभग में क्या मानेंगे? 25%, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और होना कितना चाहिए? 33%, है ना। जो लक्ष्य रखा गया है, जो मानक है वो कितना होना चाहिए? 33% होना चाहिए, ठीक है। तो उससे बहुत पीछे चल रहे हैं हम लोग अभी। नेक्स्ट है पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती हैं? शीतोष्ण पर्णपाती वनों में, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में, अत्यधिक प्रदूषित नदियों में? सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में, ठीक है। पशु और पौधे की जाति में सबसे बड़ी विविधता उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में पाई जाती हैं, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है भारत में किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या 1000 से अधिक है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर उपर्युक्त में से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे केरल, ठीक है। ध्यान रखिएगा केरल। सबसे कम कहाँ पे है? तो हरियाणा में है, ठीक है। नेक्स्ट है अच्छा, भारत में बात करें स्त्री पुरुष का जो यानी कि सेक्स रेशियो कितना है, तो याद रखिएगा 943 है। भारत में कितना है? 943 है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? इधर वन जी विहार दिया हुआ है, इधर राज्य का नाम दिया हुआ है। पहला देखेंगे कि बांदीपुर तमिलनाडु, ये गलत है,
ठीक है ना, क्योंकि बांदीपुर कहाँ है, बांदीपुर देखने को मिलेगा आपको कर्नाटक में, ठीक है। ये गलत हो गया। मानस उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये मानस आपका कहाँ पे है, ये आपका असम में है, तो ये भी गलत है। बात करें रणथंभौर का, तो ये राजस्थान में, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, बिहार क्षेत्र में आए भूकंपों में सबसे ज़्यादा विनाशकारी भूकंप किस वर्ष का था, 1920, 1934, 1962। तो याद रखिएगा, बिहार में आए भूकंपों में सबसे ज़्यादा विनाशकारी भूकंप वर्ष 1934 ईस्वी का था, ठीक है, बी ऑप्शन सही है यहाँ पे, ठीक है। और बात करिए भूकंप कब आया था, तो एग्जैक्ट 15 जनवरी 1934 को आया था, ठीक है। और इसका एपी सेंटर कहाँ था, तो पूर्वी नेपाल में था, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। और बात करें इसमें कितने लोग की मृत्यु हो गई थी इस भूकंप से, तो लगभग 10,000 से अधिक मान सकते हैं, लमसम में मान के चल सकते हैं 10,000, ठीक है, 10,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। सवाल है, बिहार का मतलब बताना है आपको कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से नहीं बताना है आपको, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो ऑप्शन दिए गए उस हिसाब से पश्चिम चंपारण इसका सही आंसर होगा, ठीक है। बिहार का सबसे बड़ा जिला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है पश्चिम चंपारण, ठीक है। और बात करें बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, तो वो कौन सा है, सबसे छोटा जिला है शिवहर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, कुद्रेमुख की खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है। कुद्रेमुख की खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है, मरवा गोवा से, कोचीन से या मैंगलोर से। सही आंसर हो जाएगा मैंगलोर, जो कर्नाटका में है, अर्थात सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। क्या आप लोगों को पता है कि भारत से लोहा का निर्यात सबसे अधिक किस देश को किया जाता है। भारत से लोहा का निर्यात सबसे अधिक किस देश को किया जाता है, तो याद रखिएगा जापान को किया जाता है, ठीक है। अच्छा, बात करें हम कि भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क का भंडार किस राज्य में है, तो ये है उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा में याद रखिएगा सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का भंडार है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के निम्नोत्तर क्षेत्रों में से कौन सा चीड़ के वनों से संबंध है, रुहेलखंड, बुंदेलखंड या झारखंड। यहाँ पे दिया गया कोई भी आंसर सही नहीं है, अर्थात ऑप्शन सही हो जाएगा ई ऑप्शन, ठीक है। भारत का उत्तराखंड चीड़ के वनों से संबंध रखता है, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है। बात करें मैंग्रोव वन के बारे में थोड़ा सा, तो ध्यान रखिएगा कि मैंग्रोव वन समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ होता है। पृथ्वी का वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ होता है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, उपयुक्त में से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। सही आंसर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन, क्षोभ मंडल। यहाँ पे एक सवाल पूछा जाता है कि क्षोभ मंडल में तापमान की जो गिरावट है वो कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री जो होता है वो तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। 165 डिग्री की ऊंचाई पर जाएंगे तो 1 डिग्री का तापमान घटता चला जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ ये भी पूछा जाता है कि क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है ध्रुवों पर कितना है और विषुवतीय रेखा पर कितना है। तो बात करें ध्रुवों पर तो 8 किलोमीटर होगा, ठीक है, ध्रुवों पर। पोल पर मतलब कि 8 किलोमीटर, ठीक है, पोल पर 8 किलोमीटर, जबकि इक्वेटर पर देखने को मिलेगा आपको 18 किलोमीटर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सवाल है, जल डमरू मध्य से क्या अभिप्राय है। जल डमरू मध्य से क्या अभिप्राय है, समुद्र से मिलते समय किसी नदी का मुहाना, दो भूखंडों को विभाजित करने वाली जल की पट्टी, दो महासागरों को विभाजित करने वाले भूमि की संकरी पट्टी। ध्यान रखिएगा, जल डमरू मध्य दो भूखंडों को विभाजित करने वाली जल की पट्टी को कहते हैं, ठीक है। और जल संधियाँ दो स्थलों को क्या करती हैं, जोड़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन,
दो भूखंडों को विभाजित करने वाली जल की पट्टी। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। श्रीहरिकोटा, कलपक्कम, तिरुवनंतपुरम। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम में अवस्थित है, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहली बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है। सवाल है हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहली बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है। पश्चिम चंपारण, भागलपुर, सारण। उपर्युक्त में से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा भागलपुर। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। हाल ही में बिहार में उत्तर भारत का पहली बर्ड रिंगिंग स्टेशन भागलपुर में खोला गया है और यह बिहार का पहला एवं भारत का चौथा बर्ड रिंगिंग स्टेशन है। बात करें हम इसका उद्देश्य के बारे में, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, तो ध्यान रखिएगा इसका ऑब्जेक्ट है प्रवासी पक्षियों का अवलोकन करना, निगरानी एवं उन पर अनुसंधान करना। ठीक है, नेक्स्ट है और आज का लास्ट भी है। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खारे जल का सबसे बड़ी झील है। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खारे जल की सबसे बड़ी झील है। जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, उड़ीसा। उपर्युक्त में से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। ध्यान रखिएगा भारत के उड़ीसा राज्य में खारे की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। नाम क्या है उसका, उसका नाम है चिल्का झील। ठीक है, बाकी सांभर झील के बारे में पता होगा आपको, ये राजस्थान का खारा झील है। ठीक है, ये सबसे खारा झील है। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि श्रीनगर को झीलों का नगर कहते हैं। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में बात करें कौन कौन सा झील देखने को मिलेगा, तो डल झील, वुलर झील, वेरीनाग झील। ठीक है, बाकी पुलिकट झील आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, लोकटक झील आपको मणिपुर में देखने को मिलेगा और लोनार झील ये महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। ठीक है, और लोनार झील आप तो जानते ही होंगे कि ये एक खारे पानी का झील है। ठीक है, तो ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 MCQ जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।